बीजेपी तो क्या देगी, बीजेपी तो जब प्राइवेटाइज कर देगी तो नौकरी कहाँ मिलेगी। फिर शिक्षा को महंगा कर दिया तो प्रवेश कहाँ कर पाएंगे। तो बीजेपी से तो कोई उम्मीद तो है नहीं। पिछड़ों का वोट लेकर पिछड़ों के ही खिलाफ खड़ी होगी। मंडल के खिलाफ कमंडल पैदा हुआ, कमंडल से बीजेपी का उभार हुआ और कमंडल का कांधा देने वाला पिछड़ा है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को साफ और करे। पहले बार आप सही कह रहे हैं कि खड़गे जी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लगभग तय है। कह रहे हैं हम नहीं, क्या बात कर रहे हैं। जय भीम के हम राष्ट्रीय संरक्षक हैं। जितने ज्यादा इंटरव्यू आए हैं सब में कहा कि मैं तो ऐसे चला गया था। मेरे सवाल पत्रकार कहाँ सवाल पूछा? अरे मैंने सुना है यार, मैंने सुना। मेरा इंटरव्यू देखिए ना, मैंने सारे सवाल पूछे हैं। आपके आपने इस्तीफा दिया या पार्टी ने निकाला? अरे भाई कल भी, अरे क्या आप बात कर रहे हैं, हर जगह यही इंटरव्यू की अपने केजरीवाल जी की छवि के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। 22 प्रतिज्ञाओं के लिए थोड़ी इस्तीफा दिया है, क्या बात है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर उदित राज। मैं इनको एक नेता से अलग सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन समाज का इंटेलेक्चुअल समझता हूँ। क्या भारत की राजनीति बदल रही है और अब ये साफ होने लगा है कि इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी के बगैर राजनीति नहीं होगी। लेकिन इसकी कीमत क्या मुसलमानों को चुकानी होगी। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और किसान जातियों के अंदर जो राजनीतिक समझ पैदा हुई है, अब मजबूरी है तमाम दलों की। अभी सोचिए आरजेडी में अध्यक्ष पर जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बात हो रही कि कोई शेड्यूल कास्ट के चेहरा को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़गे साहब है। देश आज़ादी के बाद दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष को शेड्यूल कास्ट होने की संभावना है। जगजीवन बाबू रह चुके हैं। वहीं यूपी में भी कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है शेड्यूल कास्ट का। मोदी जी साफ साफ कहते हैं कि हम 27 ओबीसी के कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं। राष्ट्रपति पिछला शेड्यूल कास्ट, बाद में शेड्यूल ट्राइब उन्होंने क्लेम किया है। तो सवाल ये है कि भारत की राजनीति में जो 80% आबादी वाले कम्युनिटी है, मैं संविधानिक बात कर रहा हूँ, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड जनरल, ये भारत के संविधान में है। तो क्या अब अगला चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल होगा? और क्या और कांग्रेस को अब लग गया है कि भारत में जब तक आप कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की, तब तक राजनीति नहीं हो सकती है। बीजेपी लगातार सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, SC, ST, OBC का भी कार्ड खेल रही है और हिंदू धर्म के नाम पर वोटों का वो अकेले ठेकेदार है। सवाल है कि कांग्रेस कहीं दोराहे पर तो नहीं फंस रही है। अगर एक तरफ वो हिंदू मुस्लिम वो कर नहीं सकती है, तो क्या वो मंडल कमीशन की राजनीति को आगे बढ़ाएगी? क्योंकि जानकार मानते हैं कि कमंडल का राज काट जो है वो मंडल है। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग तय है कि अब खड़गे साहब बनेंगे, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस अब साफ साफ मंडल वर्सेस कमंडल, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, उस पर आने के लिए तैयार है? देखिए, ऐसा है कि इस समय तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भले मंडल की बात भी कांग्रेस न करे या दलितों पिछड़ों के लिए क्या कुछ किया बोल न सके, लेकिन जो भी किया है, ज़्यादा कह लीजिए कम कह दीजिए, वो भी कांग्रेस ने ही किया है। अब जब मंडल जजमेंट का फैसला आया था, कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में, और अर्जुन सिंह जी जब थे तो उच्च वर्ग को, पिछड़े वर्ग को मेडिकल और इंजीनियरिंग में एजुकेशन पूरे ओवरऑल MHRD मंत्री के तौर पे एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया। तो मेरा सवाल वही है सर, कहने का मतलब कि कोई भी सरकार हो, बीजेपी तो क्या देगी, बीजेपी तो जब प्राइवेटाइज कर देगी तो नौकरी कहाँ मिलेगी। फिर शिक्षा को महंगा कर दिया तो प्रवेश कहाँ कर पाएंगे। तो बीजेपी से तो कोई उम्मीद तो है नहीं। पिछड़ों का वोट लेकर पिछड़ों के ही खिलाफ खड़ी होगी। मंडल के खिलाफ कमंडल पैदा हुआ, कमंडल से बीजेपी का उभार हुआ और कमंडल का कांधा देने वाला पिछड़ा है। यानी जिस बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के हित को विरोध किया, वही पिछड़ा वर्ग कांधा दे रहा है बीजेपी को। तो ये राजनीतिक जागरूकता का काम तो पॉलिटिकल पार्टियों का है ना। अगर इस देश में तमाम बहुजन लीडरशिप वाले लोगों को लगता है कि हम भी धर्म के नाम पर कुछ वोट ले लें,
लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में धर्म के नाम पर दो ही पार्टी वोट ले सकती है, एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी। बाकी पार्टी क्या लगता है, आपकी क्या समझ है, बाकी पार्टी आएगी धर्म से? धर्म का काट क्या है उसके पास? देखिए, ऐसा लगातार मैं कांग्रेस में कोशिश कर रहा हूँ हम्म, कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को साफ और करे। हम्म, पहले बार आप सही कह रहे हैं कि खड़गे जी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लगभग तय है। हम्म, तो इससे कुछ समीकरण बदलेगा, वरना कांग्रेस में भी जो चेहरे होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, हम्म, एक विशेष वर्ग के ही होते हैं। हम्म, और उसका होता क्या है कि वो मिडिल क्लास के लोग, अर्बन मिडिल क्लास के लोग उससे खुश हो जाते हैं कि अरे पात्रा को हड़का लिया, उससे हड़का लिया, उसको हड़का लिया, लेकिन असली वोट तक वो पहुंच नहीं पाते। जो पिछड़ा है, दलित है, मुस्लिम है, उसकी बात कही जाए कि तब वो जुड़ेगा। वो तो केवल समाचार सुन करके और मीडिया के ऊपर डिबेट को सुन करके वहीं छोड़ भी देता। अच्छा, मिडिल क्लास के पसंद के लायक बात मान लो कोई हमारा प्रवक्ता कर भी दे तो कितना वोट देने निकलता है। सर अगर वोट एक देने भी सवन निकलेगा, प्रवक्ता, एक मैं तो टीवी कांग्रेस के कई सवन प्रवक्ताओं का नाम जानता हूं जो रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, गुप्ता जी बोलते हैं। सवाल मैं ये कह है सर मेरा कि क्या जिस तरह से अध्यक्ष बनाया जा रहा है, मैं ये भी मान रहा हूं कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों ने भी सोशल जस्टिस की लड़ाई छोड़ दी थी, वो सत्ता से बाहर हैं आज। आज डीएमके और आरजेडी दो ही सत्ता में है, दोनों आपके गठबंधन में है। आज इस देश में दो सत्ता, बहुजन समाज की पार्टी, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी डीएमके और आरजेडी सत्ता में, और दोनों में आप गठबंधन में है कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस ये मान चुकी, अब उसको लगने लगा है कि धर्म की राजनीति से उनमें कुछ तो आना नहीं है, तो कम से कम कम्युनिटी को जोड़ा जाए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को ही जोड़ा जाए अपने साथ? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए काम किया है, लेकिन जो उसके नेता कहाँ है सर? हाँ, काम आपने, नहीं, अर्जुन सिंह ने काम किया, अर्जुन सिंह को कपिल सिब्बल ने हटा दिया, हटवा, यूपीए 1 में अर्जुन सिंह रहे, उनको उन्होंने कांग्रेस को जिंदा कर दिया। यूपीए 2 में कांग्रेस जीत के आई क्योंकि ओबीसी ने वोट किया, यूपी में 20 सीटें जीतती है लोकसभा की। अगली बार कपिल सिब्बल को एमएचआरडी मंत्री बना दिया जाता है, कपिल सिब्बल नीट लेके आ जाते हैं और गला रेत देते हैं बहुजन बच्चों का। क्या अब राहुल गांधी प्रियंका जी को लगने लगा है कि हमको एससी एसटी ओबीसी को जोड़ना पड़ेगा, उसके लीडर को? आप लोग तो लगातार बातचीत में हो रहते होंगे, पार्टी में बैठक होती होगी, मुझे तो कई नेताओं ने कहा है कि हाँ उनको लगने लगा है कि हमको एससी एसटी ओबीसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नहीं, गांधी परिवार इस मामले में अच्छा रहा है। वो आस्था गांधी परिवार में किस लिए, इसीलिए तो है कि इन्होंने जैसे एयर इंडिया 1953 में नेशनलाइज किया, एलआईसी को 56 में किया, बैंक को 79 में किया, ऑयल कंपनियों को 76 में किया, और पीएसयूज खड़ा किया, आईआईटीज खड़े किए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खड़े किए। उसी में एससी एसटी ओबीसी को भी भागीदारी मिली, स्पेशल कंपोनेंट प्लान आया, ट्राइबल सब प्लान आया, तो कांग्रेस ने ही किया और किसी ने तो किया? इतना सब कुछ किया तो बीजेपी कैसे आ गई? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने बैकवर्ड का कार्ड खेला। बीजेपी कम्युनल कार्ड और बीजेपी और जाति का कार्ड दोनों खेलने में कांग्रेस से आगे है। लेकिन सर मुझे लगता है, मेरी एक समझ है कि कांग्रेस हमेशा दुविधा में रही। उसने सोचा कि हम सवर्णों को भी साथ लेंगे और बहुजनों को भी साथ लेंगे। कहीं यहाँ चूक हो गई है। यहाँ तक कि जब चुनाव हारा गया तो यहाँ तक एंटनी की रिपोर्ट आई कि हम प्रो मुस्लिम दिख रहे थे। देखिए, गांधी परिवार तो दलित का है, गरीब का है, पिछड़ों की अहमियत को समझते हैं, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो सवर्ण समाज के हैं, वो शायद करने नहीं देते इस बात को, और ये लाइन चलने नहीं देते हैं, और दूसरों को उभरने नहीं देते हैं। अगर दलित नेतृत्व उभरा होता, जैसे जगजीवन राम जी हैं, जैसे 2.5 साल 3 साल तक मैं ही बैठा था, कोई जिम्मेदारी मिली नहीं, तो मैं राहुल जी या सोनिया जी के अंदर कोई गलती नहीं देखता हूँ। जो एडवाइजर्स हैं और जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो इस दिशा में ले जा रहे हैं पार्टी, जिसके वजह से पार्टी नीचे गई है। और इतना मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी से ज़्यादा त्यागी आदमी कौन रहा होगा।
सोनिया जी ने भी 2004 में सोनिया जी प्रधानमंत्री आसानी से बन सकती थी, नहीं किया। 2009 में राहुल जी भी बन सकते थे, ऑफर हुआ था, कोई रोक ही नहीं सकता था। और राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद को भी छोड़ा। इतना त्यागी कौन हुआ इस राजनीति में? नहीं तो उस त्याग का फायदा किसको मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा, पार्टी को नहीं मिल पा रहा। नहीं, पार्टी के किन वर्गों के कौन लोग ये G23 था, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये सब पार्टी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक भी SC ST मैंने देखा सोनिया राहुल गांधी के साथ SC ST OBC के नेता सड़कों पर रहते हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे इनका ED वाली जांच में आंदोलन हो। क्या कांग्रेस को लग गया है कि अब बहुजनों की बात करनी होगी, आरक्षण की बात करनी होगी, जब भी या जो उन्होंने किया है उसी को घर घर तक पहुंचाया जाए? वो भी पहुंचाया जाए, और जब जागे तब सवेरा। और सबसे पहले तो कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है प्रवक्ता वालों में, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, किसान भी बोले, दलित भी बोले, आदिवासी भी बोले, मुसलमान भी बोले, ये कुछ लोग फैक्ट्स के ऊपर जो डिस्कस करते हैं तो उसको हमने फैक्ट्स में हरा दिया, इसको हरा दिया। ये मिडिल क्लास सिंड्रोम है। मिडिल क्लास के लोग सुन करके कुछ प्रभावित हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, उनकी पीठ भी थपथपा देते हैं, लेकिन वोटर देखना चाहता अपना आदमी। वोटर जो दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान देखना चाहता हूँ मेरा आदमी बोल रहा है और मेरे बारे में भी बोल रहा है, वो देखना चाहता, वो नहीं। आपको नहीं लगता सर कांग्रेस से ऐतिहासिक भूले हुई है जिसमें से RSS BJP पनपी? मंदिर का ताला खोला गया, मंडल कमीशन के खिलाफ 4 घंटे की राजीव गांधी का भाषण है, आरक्षण लागू न हो। उसके बाद मंदिर के ताला सबसे पहले घर घर रामायण और महाभारत राजीव गांधी के कार्यकाल में भेजा गया, पहुंचाया गया। देखिए, ऐसा है कि कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के समय में ही तो मंडल जजमेंट भी आया था। अगर मंडल के खिलाफ बोला भी होगा, मैंने देखा नहीं है, तो मंडल जजमेंट लागू कराने में ही कांग्रेस की भूमिका है एक। और 100% तो सही कोई हो नहीं सकता, गलतियां कभी कभी होती हैं। तो अब जो ये चमत्कारी बदलाव दिख रहे हैं कांग्रेस में, अब आपने यूपी में दलित अध्यक्ष बना दिया, केंद्र में अब दलित अध्यक्ष होने जा रहे हैं, बिहार में RJD दलित अध्यक्ष, आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक पॉलिटिकल चर्निंग है? अब जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो बहुत सचेत हो रहे हैं राजनीतिक रूप से? देखिए, चेतना तो हो रही है, लेकिन इनमें बंटवारा बहुत है। बहुजन समाज पार्टी ने जितना जातिवाद उपजातिवाद पैदा किया उतना किसी ने किया ही नहीं। बीजेपी आज उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यप्रणाली की वजह से। कैसे? इसलिए चाहे संजय चौहान को देख लीजिए, संजय निषाद को देख लीजिए, राजभर को देख लीजिए, सोनेलाल पटेल को देख लीजिए, या KD सैनी को देख लीजिए, या तमाम लोगों को, राजभर को देख लीजिए, ये सब BSP से निकले हुए थे। तो सर ये सब, अरे अब मेरी सवाल अब यही नहीं, हाँ। यही बात अगर आप पहुंचा देंगे तो समाज सुधर नहीं, आप बोलिए, हम सवाल तो करेंगे। यही ना, ये बात आपका ये नेशनल दस्तक चैनल बड़ी सेवा किया है देश नहीं, की। आप बोलिए ना, मेरे सवाल भी देश लीजिएगा। का, समाज का। इस बात को आप छुपाते क्यों हैं? क्या? ये आप नहीं छुपाते हैं, समाज छुपाता है कि भैया तुमने तो कहा कि सभी जाति आ जाओ और सब जाति को न्योता दे दिया और थाली परोसा नहीं, थाली में खाना डाला नहीं, तो भाग करके बीजेपी के साथ में लग गई। इन्हीं की देन है। हाँ, मैं मान लिया इन्हीं की देन है। आज जो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज टुकड़ों में टुकड़ा है, इन्हीं का उपजातिवाद। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। पासवान जी, रामविलास पासवान को जब कहेंगे कि दुसाध जाति का है तो बहुजन एकता है, और इनको कहते हैं बंगारू लक्ष्मण जी को कि ये तो सफाई करने वाला जाति का है, ये बहुजन एकता है। ये मायावती जी कहती हैं, जो सबसे बड़ा बहुजन की नेता है। तो बहुजन समाज को अगर खंडित किया है, बर्बाद किया है, आज कमजोर किया तो इन्होंने किया है। चलिए, मैं मान लेता हूं कि इस जातियों इसको मिशन का नाम देते हैं। जातियों के नेता कांसीराम साहब का मॉडल था, उन्होंने खड़ा किया, मैं मान लेता हूं। लेकिन आज जो जातियों से नेता निकले वो बीजेपी उनको गांठ लेती है, अपने साथ जोड़ लेती है।
कांग्रेस क्यों नहीं जोड़ पाई राजभर को, सुनीलाल पटेल कांग्रेस को इसलिए नहीं जोड़ पाती कांग्रेस है। भी तो अपने ईगो में रहती है सर, कि हम सबसे बड़े जेम्स बॉन्ड है। कांग्रेस छोटे नेताओं को, छोटे कांग्रेस दलों को हम प्रश्रय नहीं देंगे। नहीं, वो कांग्रेस को करना पड़ेगा। होता क्या है, नेहरू गांधी के परिवार में कोई गलती में नहीं देते, लेकिन दूसरा जुड़ेगा इसलिए नहीं कि कोई, ये जो पुराने लोग हैं किसी को आने ही नहीं देते। जब भी कोई मिलने जो आएगा, मठाधीश बैठे हैं हाँ, वो जब भी कोई मिलने आएगा यही बैठ जाएंगे अमित सबसे शाह पहले। और अच्छा, जो नया आदमी आएगा वो जमीन पर बैठेगा। अमित शाह क्या करते हैं या मोदी क्या कहते हैं, जब जरूरत हो पैरेलल बैठाते हैं, नहीं, बिल्कुल पैरेलल बैठा के उसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। संजय निषाद को प्रोजेक्ट कर दिया, अनुप्रिया पटेल को प्रोजेक्ट कर दिया, कांग्रेस में राजभर को कांग्रेस प्रोजेक्ट करने ही नहीं देगी। इनके जो पुराने नेता हैं वो स्पेस देते ही नहीं। अरे हम लोगों को स्पेस नहीं मिलता था। दलित आदिवासी पिछड़े नेता को कांग्रेस के सवर्ण नेता टुच्चा समझते हैं, यार ये सब ऐसी अपनी जात की पार्टी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की विचारधारा में कमी नहीं है, गांधी परिवार में कमी नहीं है। राहुल जी को मैं बहुत सम्मान देता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर से मैं जानता हूं, इसलिए नहीं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं। लेकिन ये जो पुराने मठाधीश हैं, ये जिसको चाहे वो पार्टी में रहे, जिसका इमेज चाहे उसको खराब कर दे। हमारा नेता कैसा हो, उदित राज जी जैसा हो, जिसका चाहते उसका इमेज खराब, किसी दूसरे को घुसने नहीं देते। ये जातियों के नेताओं को अगर कांग्रेस में उनको इकट्ठा नहीं किया गया, जिनके पीछे वोट है, तो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर इतना लोगों का ध्यान आ नहीं रहा है। सवर्ण समाज के लोग, दुर्भाग्य है। एक बात बताइए सर, मान लीजिए सवर्ण समाज के लोग, आपको लगता है कांग्रेस को सवर्णों का वोट दिलवा पाएंगे आज के दौर में? मुश्किल है। सवर्ण समाज का लोग अधिकतर बीजेपी में जा रहा है, क्योंकि उनको धर्म सत्ता, जाति सत्ता, राजनीतिक सत्ता बीजेपी मिलती, कांग्रेस में सबको मिलता है। लेकिन ये जो हमारे सीनियर नेता हैं उनको सोचना चाहिए कि भैया जगह दे दो दूसरों को, जिसके पीछे वोट है। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस के जो मठाधीश है वही नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? G20 तो सबसे ज्यादा G23 जो बना हुआ है, मैं मानता, सबसे ज्यादा राहुल गांधी का विरोध करता है। नहीं, राहुल जी का साथ 2019 में भी नहीं दिया। जिनके पास में वोट बैंक नहीं है वही निर्णायक हैं, वही स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वही हमारे सीनियर हैं, वही दिखते हैं मीडिया में। जो दिखता है वही बिकता है। वोट उनके पीछे नहीं, वोट हम लोगों के पीछे है। अरे आपकी कम्युनिटी ज्यादा है तो वोट आपके पीछे रहेगा। ओबीसी को लेकर क्या राय लग रहा है? मैं ओबीसी नेताओं से, कैप्टन साहब से मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस में अभी भी एक पर्दा है, महीन पर्दा, कि हम जाति को लेकर बात नहीं करेंगे, धर्म को लेकर बात नहीं करेंगे, जबकि भारत एक जाति प्रधान देश है। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने 27 ओबीसी को मंत्री बनाया, तो मंत्रिमंडल का प्रचार नहीं किया, पोर्टफोलियो का नहीं। तेली है, ये अहिर है, कुर्मी है, इसका प्रचार किया। यानी बीजेपी और मोदी जी ने इतना नंगा प्रचार किया जाति का। अब कांग्रेस को तो शर्म आती, किसने रोक रखा है? कांग्रेस को शर्म आती है कि वो हर जो जैसा देश है, जैसा समाज है, उसके उस तरह के नेतृत्व को खड़ा करे कि बैकवर्ड के हैं और सच्चाई है, ये मुसलमान के हैं। तमिलनाडु में सर एक ब्राह्मण समाज का विधायक नहीं है, न ब्राह्मण टीम को वोट देता। वहाँ से सांसद आपके आते हैं, पी चिदम्बरम और कार्तिक चिदम्बरम, ब्राह्मण समाज से आते हैं। कांग्रेस को राज्यसभा भेजना होता है तो सारे सवर्ण नेताओं को भेजते हैं। सर कैसे लड़ पाएगी ये सोशल जस्टिस की समझ, राजनीतिक समझ? ऐसा है बीजेपी के पास ज्यादा है, जिसके अमित शाह के आगे पीछे सारे दलित पिछड़े नेताओं को बगल में बैठाते हैं। भले अधिकार ना दे, लेकिन बात पॉलिटिकल नहीं, आइडेंटिटी की बात है। हाँ। सम्मान दिखता है। हाँ। वो जब अमित शाह के या जेपी नड्डा या मोदी के खिलाफ आस-पास बैठेंगे पिछड़ा, तो उनके ये नहीं कि पुराने घेरे रहेंगे या पुरानों को कुर्सी मिल जाएगी। पुराने नहीं आएंगे, नए वाले दिखेंगे उनके समाज में। यहाँ तो पुराने वाले ही पहुँच जाएंगे। हम लोग तो, और लोग तो खड़े रहते हैं, तो आखिर में उसको सम्मानित महसूस नहीं करता। उसके पीछे जो जाति है वो जाति देखती नहीं कि हाँ एम्पावर्ड है, तो वोट कहाँ से आएगा? बताइए सर, आप जाति को लेकर बहुत नफरत करते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। इस देश में शादी ब्याह जाति देख के, दोस्ती महिमी जाति देख के, लोग हिंदू देख के शादी कर रहे हैं क्या? सब जाति देख के करता है ना, सारा काम जाति देख के होता है। तो वोट के समय कैसे जाति छूट जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले जाति देख के होते हैं। ये सच्चाई है
ये सच्चाई है, ये सभी जानते हैं। मैं और भी आप जातिवाद के लिए बहुजनों को कैसे जिम्मेदार मान सकते हैं, जो इसने जाति बनाई? मैं मानता हूँ जो जाति जिम्मेदार का लाभार्थी है, नहीं, ये तो सब नहीं, जाति का नहीं, पीड़ित है। नहीं, 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 मैं इसलिए कहता हूँ कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को जाति का फायदा है। चमार को, खटिक को, पासी को, इनको जाति का फायदा है नहीं। जैसे एक तेली समाज से आते हैं मोदी जी, तेली समाज को प्रधानमंत्री आगे रख करके सवर्ण समाज ने कभी नहीं सोचा कि तेली ने हमारा नेतृत्व किया, फायदा सोचा। दलित ये सोचता है कि अरे उदित राज तो हमारे जाति का नहीं, वो फायदा नहीं देखेगा, वो जाति देखेगा। तो जाति से जिसे पीड़ा है वो छोड़े, जिसको नहीं पीड़ा वो क्यों छोड़ेगा? 22 प्रतिज्ञा पर आपकी क्या राय है? 22 प्रतिज्ञा बहुत सही है और मुझे बहुत चोट लगी है कि केजरीवाल जी बाबा साहब का फोटो टांगते हैं, विचार से नफरत करते हैं। बीजेपी आपकी पार्टी भी 22 प्रतिज्ञा के विरोध में, यूथ कांग्रेस का ट्वीट है। अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात का। तो और इक्का दुक्का होता है इतनी पार्टी का आधिकारिक नहीं है, प्रवक्ता मैं हूं तो कौन सा है, आप उसको न कहिए। दूसरी बात है कि बीजेपी के जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने बहुत अच्छा काम किया, जय भीम मिशन बनाया, 2 साल चलाया, और जब 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ पर पढ़ी उन्होंने तो बीजेपी की आलोचना की वजह से वो भाग खड़े हुए कि तो मेरा तो था ही नहीं एक कार्यक्रम, ये तो मैं व्यक्तिगत तौर से गया। दूसरी बात है, जब बीजेपी की आलोचना हुई तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ खड़े नहीं रह गए, बीजेपी के साथ खड़े हो गए। और उधर बार बार यही कह रहे हैं कि मैं अपने नेता के अरविंद केजरीवाल के छवि को देखते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ। यानी 22 प्रतिज्ञाओं के लिए नहीं खड़े हो पाए। हिम्मत होनी चाहिए। 4 नवंबर 2001 में शंभू जी उस समय का इतिहास उठा, मेरा मर्डर हो जाता, मैं अपने घर में नहीं सोया था, पुनियन डीसीपी के डेथ हो गया, सुरेश दीवान जी की भी डेथ हुई। रात में जाके खबर किया कि घेरे गए हैं ये, हम होटल में रहे हैं। 10-12 हज़ार पुलिस उस समय तैनात की गई थी। रामलीला मैदान में जो परमिशन दीक्षा की दी गई थी कैंसिल हुई गई थी। और किसकी सरकार थी? नहीं, बीजेपी की और नहीं, सरकार, उस समय सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली की केंद्र में? हाँ, दिल्ली में केंद्र में तो बीजेपी की सरकार, दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई थी। मैं झुका नहीं, ये क्यों झुक गए? या तो इनको ये कहना चाहिए कि या तो अगर राजेंद्र पाल गौतम जी अपनी गलती मानते, माफ़ी मांगते, अपने नेता के लिए इस्तीफा देते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं के लिए इस्तीफा नहीं देते हैं, तो ये कह देना चाहिए कि अगर आज देश मुझे, बीजेपी और आम आदमी पार्टी मुझे गलत मान रहे हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी गलत पहले माने। इतना नहीं कह सकते। अरे कहे होते तो इस्तीफा क्यों देते, निकाल देता केजरीवाल। कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ सकते हैं। अरे भाई क्या बात, अरे आप क्या बात कर, हमारी बातचीत में कल उन्होंने कहा। अरे वो झूठ बोले हर जगह। लेकिन उनका आर्गुमेंट है सर कि मैं बीजेपी को किसी भी कीमत पर गुजरात में चुनाव नहीं जीतने दूंगा। अरे छोड़िए, इसलिए मैं पार्टी को अपने पार्टी को पचड़े में नहीं डालना चाहता हूँ। अरे छोड़िए, एक बात है मेरा लक्ष्य। अरे इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि मैंने जय भीम मिशन बनाया, कार्यक्रम हमने कराया, इतनी हिम्मत नहीं है। तो कह रहे हैं हम नहीं, क्या बात कर रहे हैं? जय भीम के हम राष्ट्रीय संरक्षक हैं। जितने ज्यादा इंटरव्यू आए हैं सब में कहा कि मैं तो ऐसे चला गया था। मेरे और सर सवाल पत्रकार कहाँ सवाल पूछा? अरे मैंने सुना है यार, मैंने सुना। मेरा इंटरव्यू देखिए ना, मैंने सारे सवाल पूछे हैं। आपके आपने इस्तीफा दिया या पार्टी ने निकाला? अरे भाई कल भी, अरे क्या आप बात कर रहे हैं, हर जगह यही इंटरव्यू की अपने केजरीवाल जी की छवि के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। 22 प्रतिज्ञाओं के लिए थोड़ी इस्तीफा दिया है, क्या बात है? देते मैं भी तो खड़ा हुआ। कह रहे हैं कि अगर 22 प्रतिज्ञा और पार्टी चुनी होगी तो मैं 22 प्रतिज्ञा चुनूंगा। तो आप चुनना चाहिए था 22 प्रतिज्ञा, क्यों नहीं चुना? पार्टी चुना, केजरीवाल जी की छवि को चुना है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को मैं पॉलिटिकल फायदा नहीं छोड़िए, क्या बात है? तो इसके मैंने 22 प्रतिज्ञाओं को आपने डाल दिया, नाली में डाल दिया। केजरीवाल जी की छवि को वही चला रहे हैं, यानी वो वही चला रहे हैं। कौन सा केजरीवाल जी की छवि क्यों बचाना चाहता हूँ? छवि को बचाएं, एक नहीं पूरा दुनिया जानता, हर अखबार भरा हुआ। मैंने खुद सुना कि केजरीवाल जी की छवि को खराब ना हो, इसलिए मैंने इस्तीफा दे रहा हूँ। 22 प्रतिज्ञाओं के लिए इस्तीफा थोड़ी दिया है उन्होंने। ये तो
सारा देश देख रहा है। मुझे यहाँ तकलीफ है इस बात को, अड़ जाना चाहिए था इनको। एक समाज के नेता के तौर पे एक शेड्यूल कास्ट होने के तौर पे आप उनके साथ हैं, लेकिन क्यों नहीं रहे? एक बहुजन जैसे देखिए- पहले संसद में बियॉन्ड द पार्टी लाइन SC ST का एक एसोसिएशन होता था, किसी पार्टी के सांसद हो SC अरे ST है तो वो साथ बैठते थे। अरे उनकी हिम्मत नहीं मेरा फोन लेने का। जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ, फोन किया, किसने फोन किया था, एक उन्हीं की जय भीम वाले मिशन ने फोन किया, मैं दुबई में था, मैंने फोन किया, फोन बंद था। दूसरे दिन फोन किया राजेंद्र पाल गौतम जी को, फोन उठाया नहीं। क्या हिम्मत है यार, हिम्मत होनी चाहिए। मेरा फोन नहीं लिया। कल डॉक्टर रतनलाल जी से बातचीत हुई थी, एक बार फोन कर लीजिए आप। अरे हमने कहा मैं 2 बार फोन किया साहब, उठा ही नहीं रहे फोन। चलिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। सवाल ये है उदित राज जी कि आपको नहीं लगता है कि जब बीजेपी जैसी पार्टी, जिसके पास हर राज्य में दफ्तर है, हर जिले में दफ्तर है, जिसके पास कॉरपोरेट है, भारत का सबसे ज़्यादा चंदा वाली पार्टी है, वो सबसे ज़्यादा पैसा है, वो यूपी जैसे राज्य में जहां उसका पूर्ण बहुमत है वहां भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है, क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्योंकि इन्हीं जगहों से लोकसभा की सीटें आती है बीजेपी को, वहां तमाम छोटे दलों को साधने की कोशिश करेगी, या कांग्रेस को अभी भी लगता है कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे लिए क्षेत्रीय दल कोई मायने नहीं रखते हैं? देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार की कोशिश है कि हम तमाम छोटे दलों को अपने साथ देखिए जोड़ें। ऐसा है कि ये विषय बहुत ज़्यादा हमसे संबंधित नहीं है। हाँ, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबका साथ लेना चाहिए। आप यह बात, आपके इस बात से सहमत हूँ कि सबको लेना चाहिए। बीजेपी को हटाने से कहीं ज़्यादा जरूरी है देश बचाना। ये बीजेपी रहेगी तो देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, टूट जाएगा। और मैं नीतीश जी से भी कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो। जब सिविल सोसाइटी शामिल हो रही तो उनको शामिल होना चाहिए। आप कब जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में? आता जाता रहता हूँ मैं, फिर जाऊँगा, आपके साथ ही हो सकता चल जाऊँ। ये तो है, भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को फिर से मतलब जो बैक टू पेविलियन था वो फ्रंट फुट पे ला दिया है। मैं एक लास्ट में हमने दिसंबर 2020 में कोविड के समय में संसद का नामकरण के लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जबकि उस समय निकलना अलाउड नहीं था। और हमारे साथी महेश्वर राज ने तेलंगाना और प्रदेश में आंदोलन चलाया। परिणाम यह हुआ कि केसीआर की सरकार ने वहाँ की विधानसभा से पास करा करके भेजा है कि नई संसद जो बन रही है इसका नामकरण डॉक्टर BR अम्बेडकर हाउस, पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से कहता हूँ, सारे जय भीम वालों से ही कहता हूँ कि इसमें भले मेरे नेतृत्व न हो, लेकिन इसमें साथ दें और नया इस नई संसद का नामकरण नया डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम जी से भी सबसे मैं अपील करता हूँ। एक बात तो तय है, बस एक सेकंड सर, एक बात तो तय है कि मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी की नस्लें स्कूल कॉलेज जाएगी, ये राजनीति और तेज होगी। अभी वो समय 75 साल जरूर हो गए देश आज़ाद हुए, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि एक दिन हमारी नस्लें जब संविधान और अपने संवैधानिक अधिकारों को समझ लेंगी, वो लड़ेंगे जरूर। बस उन्होंने वही किया है कि तमाम उनके जो आपके जो अधिकार है उसको संविधान में और किताबों में बता दिया है, आपको तय करना है। लग रहा है अब जिस तरह के पॉलिटिकल भागीदारी हो रही है, सोशल मीडिया, पहले टीवी अखबार नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद लग रहा है कि अब दल कोई भी हो, बिना बहुजनों की राजनीति नहीं होगी। अब सवाल इसमें यह है कि आपको तय करना है कि कौन दल है जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं, आपके अधिकारों के प्रति सचेत है। जैसे मैं, कौन पत्रकार है जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो संवैधानिक अधिकार है उसके पक्ष में, जो पत्रकार हिंदू मुस्लिम करता, पर हो सकता है वो बीजेपी के खिलाफ हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सवर्ण पत्रकार SC ST OBC के आरक्षण के पक्ष में हो। ये समझना पड़ेगा बहुजन समाज को, आपका वोट की ताकत है। आप वोट सोच समझ कर दीजिए और तय कीजिए कि कौन आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखेगी। सवाल तो कांग्रेस पर एक खड़ा होता है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज करने के बाद आखिर RSS और बीजेपी के लिए रास्ता इस देश में बना कैसे, धर्म की राजनीति जिंदा कैसे रही।
आखिर पूरी तरह से संविधान लागू क्यों नहीं हुआ। लेकिन हाल के दिनों में जब कांग्रेस का क्रियाकलाप आप देखेंगे तो लगेगा कि अब कांग्रेस को समझ में आने लगा है कि वोट जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के पास है और उन्हीं के हक अधिकार की बात फिर से करनी पड़ेगी। जब तक जो समाज जागरूक नहीं होता है, पार्टी कोई हो, उसके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं। मैं उदित राज जी से इसलिए बात करता हूं कि मैं इनको बहुजन समाज का, ये मेरी निजी राय, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, हाईली इंटेलेक्चुअल, संवैधानिक मामलों के जानकार और बहुजन अधिकार के लिए सचेत नेता है, सचेत नागरिक हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि तमाम मुद्दों पर इनसे आपको बातचीत और इनकी प्रतिक्रिया ली जाए। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।